हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश का जो ओलिकर वंश है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके प्रमुख शासकों को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में हम ज़्यादा फ्रेम करेंगे क्योंकि उससे ही क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसा कंटेंट हमें लिखना है और हमें सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। जैसे समय लिखना है आपको हर वंश में, तो इसका जो समय था ओलिकर वंश का 5वीं से 6वीं शताब्दी। इसका जो क्षेत्र था मालवा, उज्जैन और ग्वालियर। राजधानी इसकी दसपुर मंदसौर है और इसके स्रोत अभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पढ़ते वक्त आपको इन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर लेना। मैंने क्या बताया था, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार में चीज़ें हाईलाइट करो, चौथी बार में आपका सिनॉप्सिस बनाओ। तो अभी क्या है, जैसे मैं अभी यहाँ पे केवल यहाँ फ्रेम कर करके रख रहा हूँ, चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी भी मैंने इनके सिनॉप्सिस नहीं बनाए, मैं केवल अभी इनको 2-3 बार मैंने रीड करा है और जो मुझे महत्वपूर्ण चीज़ें लगी हैं उन्हें मैंने हाईलाइट करा है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको हर बुकों के साथ में करना है। जो भी आप कंटेंट पढ़ो तो उसमें आपको ऐसे ही करना है ना। नोट्स और जो सिनॉप्सिस होते हैं वो अंत में बनाए जाते हैं। अब देखिए, ओलिकर वंश है। ओलिकर वंश है 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य था। मालवा, उज्जैन एवं ग्वालियर में था और इसकी राजधानी ये आपको मैंने बता दिया है। अब बाकी यहाँ पे हमारी कोई भी चीज़ें काम की नहीं है। सिंपल सा बस एक ये है कि वही गुप्त साम्राज्य के ये अधीन थे। सिंपल सा आप लिख सकते हो कि गुप्तों के अधीन थे ओलिकर जो राजा थे वो। फिर उसके बाद में ये स्वतंत्र हो गए बाद में। ओलिकन राजवंश के इतिहास से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे साक्ष्य दिए हैं, पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सब का जो साक्ष्य है वो यही है, मंदसौर और रीस्थल अभिलेख और सौंधनी अभिलेख। बस इन तीनों को आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हाँ, विहार कोटरा अभिलेख भी आप याद रख सकते हो। बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी के स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं चाहिए। जो महत्वपूर्ण है, जैसे मंदसौर और रीस्थल और सौधनी और ये जो विहिरा कोटरा अभिलेख है, ये बस इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है कुछ भी इम्पोर्टेंट। अब देखिए, ये भी आपको याद रखना है, रीस्थल जो अभिलेख है ये प्रकाश धर्मा का है। तो ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओलिकर वंश की 2 शाखा थी। देखो, ओलिकर वंश की कितनी शाखा थी? 2 शाखा थी। तो सबसे पहली जो शाखा है उसके बारे में हमें देखना है। देखिए, सबसे पहली शाखा के बारे में आप क्या देखोगे? सबसे पहली शाखा के बारे में देखिए, रुको यहाँ बता देता हूँ, मैंने बहुत छोटे में लिखा है। सबसे पहले आप क्षेत्र देखोगे, संस्थापक कौन है ये देखोगे, स्रोत इसके क्या है, जानकारी के स्रोत, प्रमुख शासक कौन कौन है, कुछ विशेष पॉइंट है। सेम आपको दूसरी शाखा में भी देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। जैसे जानकारी कहाँ से मिलती है, जो नरवर्मा है उसका जो अभिलेख है मंदसौर, एक तो मंदसौर शिलालेख है और विहिरा कोटरा शिलालेख है। ठीक है, 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि विहार कोटरा शिलालेख किससे संबंधित है। तो आप बता सकते हो ये जो ओलिकर वंश के जो शासक रहे हैं नरवर्मा, उससे ये संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का भी सेम आपको ऐसे ही बताना है। उसके बाद में इसके जो प्रथम शाखा का जो संस्थापक माना जाता है ये जयवर्मा को माना जाता है। उसके बाद में ये गुप्तों के सामंत थे। देखिए, प्रथम शाखा गुप्तों के सामंत थी, दूसरी शाखा गुप्तों के सामंत नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें, यहाँ सब इतनी सारी चीज़ें यहाँ लिखी थी, ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में इसमें ही लिख दिया है। जैसे आप ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे इन शासकों को लिख के और डायरेक्ट इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे जयवर्मा, इनको उपाधि देवेंद्र विक्रम की थी। सिंह वर्मा को उपाधि सिंह विक्रांत और विक्रांत गामिन की उपाधि यहाँ पे थी। उसके बाद में नरवर्मा हो गया, इनका अभिलेख है, 2 अभिलेख है इनके। और जो विश्व जो कर्मा है इनके अभिलेख है गंगाधार। और यह कुमारगुप्त के, ये कुमारगुप्त जो प्रथम थे उनके गोप्ता रहे हैं। सेम चीज़ें यहीं पर है। देखिए ये यहीं पर लिखा है, ये कुमारगुप्त प्रथम के क्या थे, ये एक गोप्ता थे। उसके बाद में बंधु वर्मा, ये बंधु वर्मा के बारे में अभिलेख मिले हैं एक तो दसपुर, और दसपुर में ही इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिखी है। दसपुर अभिलेख के बारे में आप अभी चीज़ें याद रखते चलो कि ये रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, तंतुए श्रेणी की जानकारी इसमें मिलती है। बस इतनी चीज़ें यहाँ पर काम की है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सेम टू सेम दूसरी शाखा में भी हमें यही करना। क्षेत्र, संस्थापक कौन है इनका, इसका समय कब से कब तक रहा है, उसके बाद में स्रोत क्या है, प्रमुख शासक कौन कौन है और विशेष क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये गुप्तों के क्या है, सामंत नहीं रहे हैं। उसके बाद में इनकी जो प्रारंभिक जानकारी, अब देखिए इसका सन आपको लिखना है। प्रारंभिक जानकारी 515 ईस्वी में उत्कीर्ण प्रकाश धर्मा के रीस्थल अभिलेख से मिलती है। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? पूर्व ओलिकर सेनापति की। हाँ, है ना, ये तो द्वितीय जो उनके अन्य जो शासक हैं वो, है ना, ये हमारे काम का नहीं है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जो द्वितीय शाखा में जो शासक रहे थे उसमें से कौन इम्पोर्टेंट है? एक तो है ध्रुव वर्मन, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। अजित वर्धन 3 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश धर्मा भी 3 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है यशोधर्मा। यशोधर्मा या यशोधर्मन या विष्णुवर्धन, ठीक है, ये इनके इतने नाम हैं। अब आपको ये याद रखना है, जो चंदेल वंश में था उसका नाम क्या था? उसका नाम यशोवर्मन था, यशोवर्मन था, ठीक है, यशोवर्मन। और ये जो है यहाँ पे जो ये ओलिकर वंश में जो है ये यशोधर्मन है। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्र ओलिकर राजवंश की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? प्रकाश धर्मा के समय से मानी जाती है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा है कि हूण नेता जो तोरमाण को पराजित करा था, ये इनकी उपलब्धि में आ जाएगा। और इनका जो बाकी जो साम्राज्य का जो विस्तार है वो किसने करा था? यशोधर्मन और विष्णुवर्धन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। यशोधर्मा भी बोल सकते हो, यशोधर्मन भी, और विष्णुवर्धन भी इन्हीं का नाम है। बाकी जो यशोवर्मन है वो चंदेल शासक था। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये वही हम सारे शासकों के साथ क्या करते हैं, वही कि भाई ये कौन है, इसका स्रोत, जानकारी का स्रोत क्या है, उपलब्धि क्या क्या प्राप्त करी है, बस सेम चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो यही है कि हूण नेता तोरमाण को इन्होंने पराजित किया था और अधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की। अब आ जाते हैं अपने फेमस जो शासक है। देखिए जो फेमस शासक है इसके बारे में आपसे 10 मार्कर भी पूछा जा सकता है, 7 मार्कर भी और 3 मार्कर भी। तो इसके आप अन्य नाम, उपाधि, कौन है, स्त्रोत, उपलब्धियाँ, उपलब्धि को आप इस प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे कि साम्राज्य विस्तार, कुशल नेतृत्व, उपाधियाँ और निर्माणकर्ता। अभी जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इंट्रो आप यही दे सकते हो, ओलिकर वंश का सबसे महान शासक, ठीक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है मंदसौर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें इसको जनयंत्र कहा गया है। अब उपलब्धि के बारे में, हूण नेता मिहिर कुल को पराजित किया था। इन्होंने हूण नेता मिहिर कुल को पराजित किया था। और जो प्रकाश धर्मा था उसने किसको पराजित किया था? और उसने जो पराजित किया था जो हूण नेता तोरमाण को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अब इसका साम्राज्य विस्तार में आप ये लिख सकते हो कि पूर्व के ये उसके कुशल नेतृत्व में लिख सकते हो। पूर्व के कई अत्यंत शक्तिशाली राजाओं और उत्तर के अनेक राजाओं को पराजित करके इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि। और साइड में आप एक छोटा सा इस प्रकार से मैप बना सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं चीज़ें एक और बताता हूँ, आप ये वाला पॉइंट भी अब ऐड करोगे। ये वाला पॉइंट क्या ऐड करोगे? ये पॉइंट आप ऐड करोगे कि जो भी महत्वपूर्ण शासक है जिसको 10 नंबर में, ठीक है, 10 मार्क में अगर मान लो कोई सा क्वेश्चन आता है किसी महत्वपूर्ण शासक के बारे में, तो आपको मैप बनाना है। अगर वो भारत से संबंधित वो शासक है, भारत में उसने साम्राज्य का विस्तार करा है, तो भारत का मैप बना दो। एमपी से संबंधित है, एमपी का। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दर्शा दिया कि पश्चिमी मालवा और ओलिकर वंश, यशोधर्मा। अब आ जाते हैं जैसे साम्राज्य का विस्तार। देखिए साम्राज्य विस्तार में आप ये लिख सकते हो कि पूर्व में लोहित ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में समुद्र और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत यानी गंजाम जिला उड़ीसा तक इसका राज्य फैला था। और हुआ क्या कि भाई गुप्त सत्ता के पतन के दौरान इसने पश्चिम में मालवा पर अपना जो साम्राज्य है वो विस्तारित करा, परंतु इसकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु उपरांत ये इसका जो साम्राज्य है वो तीव्रता से इसका पतन हो गया, क्योंकि जो शासक थे निर्बल थे। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हैं। क्या कर रहा था वाकाटक, देखिए यहाँ क्या करा था, वाकाटक, कलचुरी और मैत्रकों ने क्या करा था, मालवा अभियान यहाँ पे चलाया था। इसके तहत यहाँ पे जो निर्बल शासक थे उनको समाप्त करके ये ओलिकर वंश भी समाप्त कर दिया। तो सेम टू सेम अपन इस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं कि हालांकि इस वंश में बहुत ही जो महानतम शासक हुए हैं, जिसमें सबसे महान शासक था यशोधर्मा या यशोधर्मन।
तो उसने क्या करा कि गुप्त सत्ता के पतन के दौरान उसने पश्चिमी मालवा में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करा था, इस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हो। परंतु यशोधर्मा की मृत्यु के उपरांत इसका तीव्रता से पतन हो गया। निर्बल जो उत्तराधिकारी थे इनके समय में वाकाटक, कलचुरी, मेत्रक ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके बाद में इसका जो विस्तृत साम्राज्य की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती, किंतु दसपुर अभिलेख, रीस्थल अभिलेख, है ना, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं उनसे हमें यहाँ इस वंश की जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को बता सकते हो। अब आ जाते हैं, देखिए अब इसमें बहुत ये कम चीज़ें दी है कि भाई होलिकर राजवंश का प्रशासन दिया है, कला और वास्तुकला दिया, पर हम किस प्रकार से करते हैं, कोई भी वंश को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक या सांस्कृतिक उसका जीवन कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, स्थिति कैसी थी। ठीक है, स्थिति पूछे, जीवन पूछे, व्यवस्था पूछे, आपको इसी प्रकार से लिखना है। पर केवल आपसे ऐसा ही पूछे कि होलिकर राजवंश का प्रशासन 7 नंबर में, तो फिर आपको प्रशासन को, देखिए प्रशासन भी पूछे तो आप बता सकते हो कि इस प्रकार से बता सकते हो कि इनका प्रशासन कैसा था, है ना, और इसका स्वरूप कैसा था, स्वरूप बता सकते हो। न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, पुलिस व्यवस्था कैसी थी, पुलिस नहीं लिखो तो आप गुप्तचर लिख सकते हो क्योंकि प्राचीन काल में गुप्तचर थे, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, है ना, इस प्रकार से आप चीज़ों को बता सकते हो। सैन्य व्यवस्था कैसी थी, सैन्य बता सकते हो आप, सैन्य व्यवस्था। तो ये सब क्या हो जाता है, प्रशासन हो जाता है। केंद्रीय व्यवस्था तो इनकी रही नहीं क्योंकि पूरे भारत पे तो इन्होंने राज्य स्थापित करा नहीं, तो आप प्रांतीय विशेषता बता सकते हो कि भाई प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, है ना। स्थानीय स्वशासन कैसा था, स्थानीय स्वशासन रहा हो तो बताना। तो इस प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। सामाजिक को भी आप इस प्रकार से कर सकते हो, जैसे आप सोचोगे कि सामाजिक में क्या लिखें, तो सामाजिक में आप इस प्रकार से कि इनके जो परिवार, पहले तो स्वरूप लिखो कि भाई स्वरूप कैसा था। स्वरूप तो एकल परिवार व्यवस्था थी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, इस प्रकार से बता सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे संगठन कैसा था, यहाँ पे जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो यहाँ पे थी या नहीं, तो वो बता सकते हो। दूसरा आप ये बता सकते हो खान पान कैसा था, और वस्त्र आभूषण कैसे थे, रहन सहन कैसा था। उसके बाद में और भी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस प्रकार से करना, वही आपकी जो हिस्ट्री में आपने करा है वही हिस्ट्री वाली प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। ठीक है, अब देखिए कला संस्कृति में आप जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा है, पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि दसपुर जो सूर्य मंदिर बंधु वर्मा ने बनाया, पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी किनारे है, और प्रकाशेश्वर शिव मंदिर प्रकाश धर्मा का है। इस प्रकार से लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं और आपने ये भी बता दिया कि भाई ये इसका जो निर्माण किसने करा है। क्योंकि आपसे प्रश्न क्या बनेगा, होलिकर वंश से संबंधित कला एवं वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर उसके बारे में बताओ। तो आप यहाँ शासकों के भी नाम लिख दोगे तो उत्तर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। स्मरणीय तथ्य का आपको मैंने बता ही दिया था। स्मरणीय तथ्य में आपको क्या करना रहता है, इनको भी यहाँ पे थोड़ा सा देख के और आगे लिखना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें हमारी पढ़ने में नहीं आ सकी हैं, जैसे देखिए ये स्थल के बारे में अगर पूछे तो वही सब चीज़ें बताना कि होलिकर वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, अवस्थिति इसकी कहाँ पर है, मंदसौर में है, और विशेष क्या है, होलिकर वंश के शासक प्रकाश धर्मा से ये संबंधित है। अब देखिए मैं यहाँ पे जो अवस्थिति है वो मैं नहीं लिखता हूँ, मैं इसकी स्थिति लिखता हूँ। स्थिति क्यों, क्योंकि हमारे पास वैसे ही शब्द कम हैं, तो हम ऐसे स्थिति लिख के भी तो मंदसौर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम शब्द आ रहे हैं ना, और अवस्थिति लिखेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। अब हमें और कुछ यहाँ पे कुछ बताना है, कौन सा शासक है, क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम यहाँ पे कोष्टक में और बता सकते हैं, क्योंकि हमें कम शब्दों में लिखना है इसलिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो बुलेट पॉइंट है उसका यूज़ करना चाहिए, जैसे विशेष हो गया, स्थिति हो गया, प्रारंभ को नहीं, शुरुआत को आप केवल शुरू लिख सकते हो, शुरू। अगर जैसे कोई भी चीज़ आती है तो, क्योंकि शुरुआत पूरा क्यों लिखो, उसमें भी 2 शब्द ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो इस प्रकार से हमें शब्दों को बचाना है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न आपसे बनी जाएंगे, भैया होलिकर वंश के बारे में लिख दोगे आप, जानकारी के स्रोत आप बता ही दोगे, दसपुर का अभिलेख हो गया, रीस्थल अभिलेख हो गया, बंधु वर्मा के बारे में, प्रकाश धर्मा के बारे में, यशोधर्मा के बारे में, दसपुर के बारे में 7 नंबर में भी आ सकता है, दसपुर के बारे में भी आपको अच्छे से करना है। दसपुर अभिलेख हो गया, दसपुर का सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया, पशुपतिनाथ मंदिर, नर वर्मा कौन थे, रीस्थल अभिलेख क्या था, प्रकाश, ये सब आप बना दोगे। अब जैसे यहाँ देख लो, होलिकर राजवंश के प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब प्रशासन के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, है ना, और उसके बाद में आपकी प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन था तो बता दो। उसके बाद में कला, स्थापत्य कला का वर्णन,
ओलिकर वंश के प्रथम शाखा के संदर्भ में पूरी प्रथम शाखा के बारे में जो भी आपने सिनॉप्सिस बनाया वो पूरा वहाँ पे उतार दो एक पेज में। उसके बाद में स्वतंत्र ओलिकर राजवंश की स्थापना की चर्चा कीजिए, तो वही प्रकाश धर्मा से स्टार्ट हुआ था और यशोधर्मा, बस 2 ही महत्वपूर्ण शासक रहे, उसके बाद में सब निर्बल शासक आ गए थे। उसके बाद में प्रकाशेश्वर मंदिर महादेव मंदिर पर टिप्पणी करो। तो देखिए अब आप सोचोगे इसके बारे में तो हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, तो अब भाई इसका क्या लिखें कि प्रकाशेश्वर मंदिर का निर्माण। तो देखिए आप सबसे पहले इंट्रो बनाओ, ठीक है। इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में ये लिखोगे ओलिकर वंश से संबंधित प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखोगे कि इसकी जो स्थापना है वो किसने करी है, तो स्थापना में आप बता सकते हो कि प्रकाश धर्मा, ठीक है, प्रकाश धर्म। कुछ आप यहाँ पे उसका सन बता सकते हो, जैसे 515 ईस्वी है ना, जब वो प्रकाश धर्मा बैठा था उसी के समय का आप बता सकते हो। उसके बाद में फिर आप क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो, जैसे इसमें विशेष करके कुछ पॉइंटें यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, इसमें यहाँ जो मंदिर है महादेव से संबंधित है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो महादेव के हैं ना प्रिय भक्त रहे होंगे या फिर महादेव को अत्यंत ये मानते होंगे, ठीक है। तो इससे हमें मंदिर निर्माण कला का ज्ञान होता है। और जो यहाँ प्राचीनतम मंदिर है, इसलिए यहाँ पे इसे जैसे लास्ट में आप निष्कर्ष में बता सकते हो कि यहाँ प्राचीनतम मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसलिए इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए जाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से चीज़ें आप बता सकते हो लास्ट में भी। तो इस ऐसे करते आप डायरेक्ट यहाँ पे एक पेज तक चले जाओगे। तो ये आपके अंदर की कला है कि आपने उन टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है, तो उसको आप कर सकते हो हैंडल। अब दसपुर के सूर्य मंदिर के संदर्भ में सेम यही प्रोसेस, भैया किस वंश संबंधित किसने इसका वो करवाया, फिर आप विशेष करके बता सकते हो। और आपको जैसे और भी अलग तरीके के डायमेंशन बनाना है, तो आप उसमें थोड़ा सा कला वगैरह, स्थापत्य कला, ठीक है, कौन सी शैली है उसमें, इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। अब जैसे यहाँ ओलिकर वंश के इतिहास का विस्तार पूर्वक कुछ नहीं करना, आपने जो भी पूरा नोट्स बनाया वो पूरा उतार दो, 200 शब्दों या फिर 2 पेज में यहाँ पे बनाना रहेगा। स्वतंत्र ओलिकर राजवंश के संस्थापक के रूप में प्रकाश धर्मा की भूमिका बताइए। और क्या यशोधर्मा ओलिकर राजवंश का वास्तविक विस्तार एवं संरक्षक था, तो वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल था, क्योंकि इतना बड़ा उसने राज्य स्थापित करा है, इतने लोगों को हराया है ना, कुशल नेतृत्व करता रहा है। तो वो पूरा जो आपने यशोधर्मा के बारे में नोट्स बनाया है वो पूरा आप यहाँ पर लिख दो, वही चीज़ें यहाँ पूछ रहा है। अब देखिए इतिहास में मैं आपको मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ, इतिहास में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। इतिहास में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसका क्षेत्र कहाँ फैला था, तो मैप से आप समझा सकते हो। दूसरी बात, जानकारी के स्रोत वेरी वेरी मोस्ट। आप इतिहास का प्राचीन और मध्यकालीन में आप कोई भी आंसर लिखो तो आप जानकारी के स्रोत जरूर बताओ। कोई भी महान शासक रहता है तो आप मैप बनाओ, उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, उसकी उपलब्धि लिखना बहुत ज़रूरी है। और विद्वानों की कुछ मत है, कुछ मतभेद है, जैसे कि हमने कल देखा था, परसों के दिन जो देखा था शायद, हाँ कल ही देखा था, तो उसमें हमने क्या हाँ गर्दभील वंश में देखा था कि जो ये विक्रमादित्य है, क्या यही विक्रमादित्य है जो कालिदास के समय थे, या कालिदास इनके समय थे, या जिन्होंने नवरत्न रखे थे, तो उसमें विद्वानों को मतभेद है। तो वहाँ ये सब चीज़ें काम में आती हैं। और शासनकाल भी आपको बताना है, तो जो प्रमुख शासक रहते हैं, महान शासक रहते हैं, उनके ही बारे में इतनी सब डिटेल में चीज़ें तैयार करनी होती है। बाकी छोटे मोटे शासक को 3 नंबर में कर दो कंप्लीट, है ना, 3 लाइन में, 2 लाइन में, बस उनके बारे में एक एक फैक्ट भी लिख लोगे तो काम चल जाता है। जो महान शासक रहते हैं उनके बारे में थोड़े से 5 से 6 पॉइंट लिख के रख लो, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे और ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, नोट्स बनाने का तरीका भी अब आपको आ गया होगा।